नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं विकास। आज हम इंग्लिश का एक नया सेशन लेके आए हैं, एरर का सेशन लेके आए हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल करेंगे और साथ में ही जो हमारे ग्रामर के रूल्स है वो भी समझेंगे और उनमें जो भी हमारे वोकैब आई है, जो भी वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनका भी बहुत ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी तरीके से नियम भी हम साथ में सीखते जाएंगे और हम सवाल भी करते जाएंगे। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नियम हमें आता है लेकिन उसे क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड आउट करना है, अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए सवाल तक, वो हमें पता नहीं रहती जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अब हमारा एक सेशन रहेगा एरर के सवालों की प्रैक्टिस करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला सेशन। और देखिए पहला सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। अब देखो दोस्तों, सवाल करने से पहले आपको कम से कम उसमें जो शब्द आए हैं उनके मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए। कई बार क्या होता है कि मीनिंग्स ना आए तो भी चलता है, लेकिन हर बार नहीं चलता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि सीधा हमें नियम दिख जाता है कि हाँ ऐसा आने पर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको वर्ड मीनिंग्स का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो पहले तो हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है दोस्तों? होता है जैसे हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, थैंक्स व्यक्त करते हैं, उसके लिए कहते हैं। एक्सप्रेस यानी प्रकट करना अपनी भावनाओं को, और किस तरीके से? सिंसियरली होता है ईमानदारी से, सच्चाई से, इस तरीके से। तो कुछ शब्द ही, आभार के कुछ शब्द ही काफ़ी हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए ईमानदारी से। अब आते हैं अपने ग्रामर के रूल्स पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। जिस पार्ट में एरर है आपको वो सेलेक्ट करना है। तो पहले तो आप खुद देखिए, आपके पास 5 सेकंड है, सवाल देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है, प्लीज़। अब आपका जो भी आंसर रहा उसे देखिए और देखते हैं कि इन सवालों में से आप कितने खुद से सही कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा एरर है वो है पार्ट ए में, क्योंकि एफ यू, इसके बाद जो भी नाउन आती है वो क्या होनी चाहिए? प्लूरल में होनी चाहिए। तो हमारा गलत है वो है वर्ड। जो वर्ड है वो गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह होना चाहिए वर्ड्स। एस लगना चाहिए। अब ये बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। कि जो परेड ग्राउंड में मीटिंग हुई थी उसमें 2 लाख लोगों ने उसमें शामिल हुए या उसको अटेंड की है। अब इसमें क्या एरर है? मैंने आपको हिंदी अर्थ बता दिए। वही 5 सेकंड है आपके पास, 5 से 10 सेकंड लीजिए और कोशिश कीजिए पता करने की इसमें एरर क्या है। देखिए सवाल को। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। आपका आंसर आपके पास आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। 2 लाख ऑफ पीपल, इसमें भी एरर फर्स्ट पार्ट में ही है। अब देखो, जब यहाँ लैक या कोई भी ऐसा शब्द जो कोई नंबर डिसाइड करता है, जैसे लैक, 100, स्कोर, इस तरह के जो शब्द हैं, डजन, ये एक नंबर डिनोट करते हैं, हमें इनसे कुछ नंबर का पता चलता है। अगर उनसे पहले कुछ स्पेसिफिक संख्या या फिर इनको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये कितने हैं, तो इसके बाद आपको ऑफ का प्रयोग नहीं लगाना। यहाँ पता है हमें कितने, 2 लाख लोग ही लिखना है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कितने लोग हैं, अपन ऐसे लिखना होता लाखों लोग, तब ऑफ का प्रयोग होता है। तब हम लिखते हैं लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कि लाखों लोगों ने मीटिंग अटेंड की। लेकिन यहाँ हमें पता है कितने लोगों ने की, 2 लाख लोगों ने की, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट, तीसरा सवाल। कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ बॉट। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कितना दूध और कितने अंडे लेके आया? आपसे 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और देखिए आप क्या सही कर पाते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है। देखो, समझने के लिए बिल्कुल सही है, अर्थ हमें देता है, लेकिन देखिए यहाँ हमने लिखा है हाउ मैनी एग्स।
एग्स के लिए तो मैनी शब्द यूज ले लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मिल्क के लिए भी इसको लेना सही होगा? नहीं, मिल्क होता है अनकाउंटेबल और इसके लिए आएगा मच। तो सही करने के लिए क्या करना होगा? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क? यहाँ आप इसके लिए लगाइए मच मिल्क ही हैज़ बॉट, यानी एंड से पहले और बाद में अगर दो नाउन्स हो और दोनों के लिए अलग अलग यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप केवल यहाँ हाउ मेनी लगा के एग्स के लिए भी और मिल्क के लिए भी दोनों के लिए यूज़ नहीं ले सकते। मिल्क के लिए आपको हाउ मच लगाना पड़ेगा कि कितना दूध और कितने अंडे, ऐसा ही बोलते हैं ना कि वह कितना दूध और कितने अंडे लेके आया, तो इस हिसाब से आपको मिल्क के लिए भी जो सूटेबल होता है एडजेक्टिव आपको उसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे सभी दोस्त कल मुझसे मिलने आने वाले हैं। 5 से 10 सेकंड लीजिए और आप आंसर पता करने की कोशिश कीजिए कि एरर कौन से पार्ट में है, ए बी सी या डी। देखो डी में हमने लिखा है एन ई का मतलब है नो एरर, यानी सेंटेंस अगर पूरा सही हो तो कोई एरर नहीं होगा। देख लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये देखने में हिंदी अर्थ देने में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर का एक छोटा सा नियम लगता है, यहाँ इसमें एरर हो जाएगा पार्ट ए में। इसमें देखो पार्ट सी में एरर हुआ था, यानी मिल्क से पहले लगाना है यहाँ, तो पार्ट सी में अपना एरर हो जाएगा। यहाँ देखिए माई ऑल कि मेरे सभी। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है ऑल और एक होता है बोथ, ये होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। और अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, अब ये क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव? ये हमारे पिछले लेक्चर्स में, पिछले सेशंस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए अगर आपको नहीं पता है तो। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ अगर इनके साथ होता है तो पहले तो इन न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ होगा और उसके बाद इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। पहले पजेसिव एडजेक्टिव, बाद में ये न्यूमरल एडजेक्टिव ऑल या बोथ का प्रयोग होता है, तो एरर होता है। तो यहाँ सही करने के लिए इनको चेंज कर देंगे इनकी जगह, तो सही क्या होगा? ऑल माई फ्रेंड्स। फिर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम स्कूल, कि उनमें से एक अपना बैग लेना भूल गया स्कूल से। तो हिंदी अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है इसका, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर पाएंगे। तो प्लीज़ देखिए, 5 से 10 सेकंड लेके अपना आंसर निकालिए इसमें कि आपको क्या समझ आता है। आंसर आपका आ गया होगा। अब देखिए हिंदी अर्थ हमने क्या निकाला कि उनमें से एक अपना बैग लेना भूल गया। देखिए दोस्तों, हमने जो यहाँ यूज़ किया है देयर यूज होता है एक से अधिक के लिए। हिंदी अर्थ से ही समझ में आता है वन ऑफ देम, उनमें से एक भूल गया अपना बैग लेना। देखो बैग भी सिंगुलर है, देयर होता है यानी बहुत से के लिए होता है, तो यहाँ बैग्स होते हैं, तो यहाँ क्या होगा? हिज बैग होगा ना दोस्तों। अब आप कहेंगे कि हिज क्यों, हर क्यों नहीं किया? तो जब जेंडर डिफाइन ना कर पाए मेल या फीमेल, तो हमेशा मेल को लेके चलना है। ये बात भी हमने पहले के सेशंस में की हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिए अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डू यू प्रीफर मोर, पिज्ज़ा और पराठा? अब देखिए दोस्तों, ये पिज्ज़ा जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन पिज्ज़ा करते हैं अपन, लेकिन इसका होता है पिज्जा, टी आता है इसमें। यूँ समझ लीजिए कि आप यूँ बोलिए पिज्ज़ा, एक जेड को टी बना दीजिए, पिज्ज़ा होता है ये, पिज्ज़ा नहीं पिज्जा होता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात थी। अब देखते हैं हमारा नियम क्या है, यानी पहले देखते हैं हिंदी अर्थ कि आप ज़्यादा किसे महत्व देते हैं, पिज़्ज़ा को या पराठा को। अब इसमें क्या गलती है दोस्तों? अब इसमें हिंदी अर्थ में वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ एक प्रीफर जो शब्द यूज लिया है, प्रीफर का मतलब भी क्या होता है? अपन पूछे विच डू यू प्रीफर, व्हाट डू यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी। तो यहाँ होता ही है क्या कि आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, चाय को या कॉफ़ी को। तो इसके साथ मोर जो शब्द लगा है ये सुपरफ्लुअस है, यानी अनावश्यक है। यहाँ मोर शब्द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच डू यू प्रीफर, पिज़्ज़ा और पराठा, पिज़्ज़ा और पराठा। तो ये मोर शब्द जो प्रीफर के साथ आप लगाते हैं वो गलत होगा, तो आप कभी भी प्रीफर के साथ मोर शब्द ना लगाएं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज़ बेटर देन चाइना। के वाह सर, क्या शब्द लिखा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई एरर नहीं है, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है।
आपको ग्रामेटिकल भी चेक करना है तो आप चेक कीजिए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, रहने का स्तर, अपन कहते हैं ना इसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, इसका लो है, वो वाला, कि इंडिया में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चाइना के बजाय यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका बेहतर है। तो आप अपना आंसर निकालिए, 5 से 10 सेकंड लीजिए और देखिए आप क्या सही कर पाते हैं या नहीं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज बेटर देन चाइना। अब देखिए दोस्तों, आपने भावना तो समझ ली इस सेंटेंस की कि क्या कहना चाह रहा है कि जो लोग चाइना में रहते हैं और जो लोग इंडिया में रहते हैं उनमें से जो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर जिनका है वो है इंडिया वाले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो रहा है कंपैरिजन, किससे हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? चाइना से थोड़ी ना करेंगे, चाइना के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड से करेंगे। तो यहाँ चाइना से कंपैरिजन नहीं है। बाकी जो सेंटेंस देखा जाए तो उसका भावार्थ हम समझे, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रामेटिकली अगर इसको देखें तो कंपैरिजन किससे कर दिया इसने? चाइना से। वही जो हिंदी में गलतियाँ करते हैं अपन, शुद्ध गाय का दूध, अब दूध कैसा है पता नहीं, लेकिन गाय शुद्ध है, शुद्ध गाय का दूध होना कैसा चाहिए? गाय का शुद्ध दूध। तो इसी तरीके से यहाँ गलती है, कंपैरिजन चाइना से नहीं, चाइना के लिविंग स्टैंडर्ड से करनी है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? एक तो आप लगा सकते हैं देन दैट ऑफ चाइना, या फिर आप ये प्रोनाउन ना लगाना चाहें तो आप पूरा लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज बेटर देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन चाइना, वो भी सही होगा। और इस पूरे नाउन फ्रेज को हटाकर आप एक अगर प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो वो भी सही है। बेटर क्या रहेगा? आप दैट का ही, दैट ऑफ का ही यूज करें। तो अब 7 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। इनके अलावा भी इन क्वेश्चंस में आपको कोई और डाउट है, कुछ ना समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है सेशन बड़ा ही अच्छा रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और रूल्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में ये भी आपने सीखा होगा। तो सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।